दोस्तों, एक मध्यवर्गीय परिवार की रहने वाली 22 साल की लड़की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो एक दिन बड़े ही खुश होकर अपने पिता से कहती है कि पापा, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि आपकी मैं मदद कर सकूँ। हालांकि लड़की जब अपने पिता से कहती है नौकरी करने के लिए तो शुरू में उसके पिता तो नौकरी करने देने से उसे साफ मना कर देते हैं। लेकिन लड़की जब अपने जिद पर आ जाती है, उतर जाती है, आखिरकार उसके पिता मजबूर होकर उसे नौकरी करने की इजाज़त दे देते हैं और उसके बाद से उस लड़की को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां पे वह ठीक ठाक पैसा नहीं कमाती है बल्कि वह अपनी नौकरी से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन उसे एक नौकरी करते हुए काफ़ी साल हो जाता है, 1 साल का वक्त गुजर जाता है और एक दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुनने के बाद उसके माता पिता भी हैरान हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम और आपकी सिटी का नाम मैं जरूर ले सकूँ। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की। दरअसल इसी नोएडा के सेक्टर 37 के अंतर्गत एक इलाका आता है सदास्तपुर, और इसी सदास्तपुर के इलाके के रहने वाली एक काजल चौहान होती है। काजल, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास के होती है, एक चेक प्राइवेट कंपनी में पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी। दरअसल काजल जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, बात कर रहा हूं मैं 16 जनवरी 2025 के शाम के करीब 7 बजे के आसपास, जब काजल हर रोज की तरह नौकरी करके अपना जो सर्विस रोड होकर उसके घर के तहत पैदल ही आ रही थी और तभी उसके पीछे से एक काले रंग की स्कॉर्पियो काफ़ी तेज़ी से आती है और काजल को टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। और टक्कर इतनी काफ़ी ज़ोर से मारती है कि काजल काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर ही नहीं जाती बल्कि थोड़ी देर के अंदर काजल उसी घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। हालांकि जब वह गाड़ी काजल को टक्कर मारती है, वहां से थोड़ी दूर पर कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। जब वह एक्सीडेंट को देखते हैं, वहां से भागते दौड़ते वहां पे पहुंचते हैं तो लेकिन जब तक वह गाड़ी वहां से इतनी काफ़ी तेज़ से निकलती है कि उस गाड़ी का नंबर भी लोगों को नहीं दिखाई देता। लेकिन लड़की को जब गंभीर अवस्था में देखते हैं, तुरंत ही 112 पर कॉल करते हैं और इसकी बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। थोड़ी देर पर जब वहां पर वो पुलिस पहुंचती है और जब उसे चेक करती है तो मालूम चलता है कि काजल की मौत हो चुकी है। हालांकि काजल के साथ उसका एक बैग भी था। पुलिस जब उसके बैग को चेक करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह नज़र आती है कि उसके बैग में काजल का मोबाइल मौजूद नहीं था। दरअसल जब पुलिस उसके सोच में पड़ जाती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति वो ऑफिस में काम करता हो, नौकरी करता हो और उसके पास मोबाइल ना हो, लेकिन बैग के अंदर से ही काजल का एक आईडी कार्ड मिल जाता है जिसकी वजह से काजल की पहचान हो जाती है। पुलिस जब डेड बॉडी की पहचान कर लेती है तो तुरंत ही इसकी बात जानकारी जो होती है काजल के माता पिता को दी जाती है। थोड़ी देर के बाद जब काजल के माता पिता जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और ख़ास करके काजल की मां जो अंजलि चौहान होती है, जब अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखती है तो देखने के बाद वह भी बेहोश हो जाती है। हालांकि पुलिस बाकी तमाम कार्रवाई पूरी करने के बाद डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं जो पुलिस होती है और जो लोग वहां पे मौजूद होते हैं, जो पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो वहां पर मौजूद लोग पुलिस को सिर्फ इतना ही बता पाते हैं कि साहब, एक काले रंग की स्कॉर्पियो पीछे से आई थी और इसी के जो लड़की है इसको टक्कर मार के काफ़ी तेज़ी से यहाँ से चली गई है। और इससे ज़्यादा जब पुलिस वहाँ पे और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जब पुलिस काजल के माता पिता से कहती है कि जब डेड बॉडी जो है आपकी पोस्टमार्टम हो जाएगी, इसके बाद से डेड बॉडी आप लोग इसके हवाले कर दिया जाएगा और अगर आप लोग चाहते हैं तो मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं और हम लोग इस केस की जांच पड़ताल करेंगे। दरअसल पुलिस वहीं पर जब वो क्लियर कर लेती है कि यह मामला हिट एंड रन का होता है और अगले दिन जब पोस्टमार्टम के लिए वो जाती है और उसके बाद जो काजल की डेड बॉडी की उसके माता पिता के हवाले कर दी जाती है और आखिरकार अगले दिन 17 जनवरी 2025 को काजल के माता पिता और उसके अंतिम संस्कार भी कर देते हैं।
और जब एक दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 18 जनवरी 2025 के दोपहर का वक्त होता है और काजल के माता पिता नज़दीकी थाने में जाते हैं और जाकर मुकदमा दर्ज करा देते हैं और साथ ही साथ पुलिस वाले से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि साहब, जिसने भी मेरी बेटी का एक्सीडेंट करके हत्या किया है उसे आप लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना, क्योंकि काजल मेरी इकलौती बेटी थी। पुलिस भी काजल के माता पिता को दिलासा देते हुए कहती है कि आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी काजल का एक्सीडेंट किया है हम उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे और मुकदमा दर्ज हो जाती है। और उसके बाद से पुलिस जब वहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर देती है, लेकिन उसमें पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता। दरअसल पुलिस जब यह सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार काजल का मोबाइल कैसे गायब हो गया और कौन लेकर गया है, और पुलिस की यह सच्चाई पता लगाने के लिए जब काजल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो बहुत सारे कॉल डिटेल जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि जिस वक्त काजल का एक्सीडेंट हुआ था उससे करीब 20 मिनट पहले ही काजल एक नंबर पर बातचीत करती है और उसी नंबर पर काजल के पिछले लगभग 1 साल से लगातार बातचीत किया करती रही। और पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी शिव पांडे नाम का व्यक्ति पर रजिस्टर्ड है। शिव पांडे, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास नोएडा के सेक्टर 110 में रहता था, और पुलिस जब शिव पांडे की डिटेल मिल जाती है तो उसके बाद पुलिस अब शिव से पूछताछ करने के लिए सेक्टर 110 के उसके घर पे पहुंच जाती है। और जब मालूम चलता है कि शिव पांडे अपना घर छोड़ के फरार हो चुका है, और दरअसल फरार होने की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलती है तो पुलिस अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शिव पांडे अपना घर छोड़ के क्यों चला गया है। हालांकि पुलिस जब शिव पांडे के पड़ोसियों से जब उसके बारे में पूछताछ करती है तो ऐसे जो खुलासे होते हैं, जो पड़ोसी जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, जो शिव पांडे जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला है और उसके पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो भी है। दरअसल पड़ोसियों में से जब यह मालूम चलता है कि शिव पांडे के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो है, अब न जाने क्यों पुलिस शिव पांडे के ऊपर ही शक कर लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। कहीं शिव पांडे ने ही तो काजल की हत्या नहीं किया है। पुलिस को जैसे ही शक हो जाती है और उसके बाद से पुलिस अब शिव पांडे को काफ़ी सरगर्मी से ढूंढना शुरू कर देती है, और आखिरकार पुलिस और शिव पांडे को ढूंढने के उसके पौत्री जो गांव होता है सुल्तानपुर ज़िले में जाती है, और जाने से वहां पे शिव पांडे अपने घर पे मिल जाता है। और पुलिस जब शिव पांडे के घर पे जाती है तो उससे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है। और जब शिव पांडे से काजल के एक्सीडेंट होने के बारे में पूछताछ की जाती है और करती है तो पहले जो शिव पांडे पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जब शिव पांडे से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो आखिरकार शिव पांडे मजबूर होने के बाद अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शिव पांडे जब इस एक्सीडेंट की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद काजल के भी परिवार वाले एकदम से हैरान हो जाते हैं। दरअसल शिव पांडे जो ऑलरेडी शादीशुदा है और जिसकी पत्नी का नाम प्रतिमा पांडे है, शिव पांडे प्रतिमा से करीब 5 साल पहले से लव मैरिज किया था और उसकी 5 साल की बेटी भी है। दरअसल शिव पांडे जो दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर नौकरी करता था, ठीक ठीक पैसे भी कमा लेता था और समय बेहतरीन तरीके से गुजर रहा था। लेकिन साल 2023 के दिसंबर महीने में एक दिन जब शिव पांडे अपनी गाड़ी से ड्यूटी के रात्रि के वक्त घर आ रहा था और नोएडा में जो इधर सड़क किनारे काजल एक ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन उस वक्त वहां पे भी कोई भी ऑटो मौजूद नहीं था। शिव पांडे जब काजल को सड़क किनारे देखता है तो अपनी गाड़ी वहीं पर लगाकर और उसके पास रोक देता है और साथ ही साथ कहता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूं और आपको घर भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि काजल भी मजबूर थी, उतनी रात को उसे गाड़ी नहीं मिल रही थी। आखिरकार शिव पांडे की गाड़ी में बैठ जाती है और जब गाड़ी वहां से चलना शुरू होती है तो गाड़ी के अंदर दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है और बातचीत करते करते आखिरकार शिव पांडे काजल को उसके घर तक छोड़ देता है। लेकिन काजल जब अपने घर के पास उतरती है तो उतरने से पहले ही अपना मोबाइल शिव पांडे को दे देती है और शिव पांडे भी अपना मोबाइल नंबर काजल को दे देता है। दरअसल पहली मुलाकात में काजल को लगता है कि शिव पांडे अच्छा खासा पैसा वाला है और इधर शिव पांडे जब काजल का मोबाइल नंबर लेकर आ जाती है, करीब 4 दिन के बाद
अचानक से एक दिन काजल के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको कॉफ़ी पिलाना चाहता हूँ। अचानक से जब शिव पांडे काजल को कॉफ़ी पिलाने के लिए कहता है तो यह सुन के काजल को भी बड़ी अजीब सी लगता है। दरअसल काजल सोचती है कि इतना रईस आदमी मुझे कॉफ़ी पिलाने के लिए कह रहा है तो मैं उसे मना कैसे कर दूं। इसलिए काजल जो होती है शिव पांडे के पास कॉफ़ी पीने जाने के लिए तैयार हो जाती है और आखिरकार शिव पांडे काजल को लेकर एक कॉफ़ी हाउस में जाता है। दोनों वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं और बाकी बातचीत करते हैं। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और जब दोस्ती होती है तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ ही महीनों में जब बातचीत करते करते काजल और शिव पांडे के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो शिव पांडे काजल से अपनी सारी सच्चाई नहीं बताता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी एक 5 साल की बेटी भी है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो आखिरकार काजल शिव पांडे से बेइंतहा मोहब्बत ही नहीं करने लगता है बल्कि उसे शादी करने का भी फैसला कर लेता है। और जब एक दिन काजल शिव पांडे से शादी करने के लिए कहती है तो शिव पांडे भी उसे समझाते हुए कहता है कि शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है, मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ दिन तक पहले लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और जब दोनों के एक दूसरे को बेहतरीन अच्छी तरीके से जान जाएंगे और समझ जाएंगे और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। शिव पांडे जब काजल के सामने इस तरह की जो प्रपोजल रखता है काजल भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन यह काजल पर एक समझदारी से कदम उठाती है। दरअसल काजल जब शिव पांडे के साथ लिविंग में रहने के लिए तैयार हो जाती है तो उससे पहले आकर के यह सारी बातें अपने माता पिता से बता देती है कि मैं शिव पांडे से प्यार ही नहीं करती हूं बल्कि मैं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए जा रही हूं और कुछ दिनों के बाद हम लोग शादी कर लेंगे। और लेकिन काजल जब उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए अपने माता पिता से कहती है तो काजल के माता पिता भी उसे काफ़ी समझाते हुए माना करते हैं कि तुम ऐसा ना करो। अगर वाकई में शिव पांडे तुमसे प्यार करता होगा तो वह तुमसे शादी ज़रूर करेगा। लेकिन काजल अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानती है और आखिरकार शिव पांडे के साथ रिलेशन रहने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद शिव पांडे ही जो साहिबेरी गांव के एक किराए का जो कमरा ले लेता है और फिर दोनों ही उसमें पति पत्नी जैसे रहने लगते हैं। और दरअसल शिव पांडे जो कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा था इससे उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसकी जो पत्नी प्रतिमा को पहले से मालूम था कि उसका जो पति अक्सर कुछ दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले से बाहर रहता था और इसी चीज़ का जो शिव पांडे भरपूर फ़ायदा उठाता है। दरअसल कुछ दिन वह अपनी पत्नी के साथ रहता है और जब उसे मन करता तो काजल के साथ रहने लगता और इसीलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि मैं अपने काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और आकर काजल के साथ रहने लगता है और काजल से भी यही चीज़ झूठ बोलता है कि मैं अपने काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूं। और कुछ दिन के लिए वह अपनी पत्नी के साथ जाकर रहने लगता है। यह सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता है लेकिन सच्चाई न तो काजल को मालूम चल पाती है और न ही शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा को। लेकिन 24 दिसंबर 2024 को शाम का वक्त जब शिव पांडे काजल के साथ कमरे में था उसी वक्त ही प्रतिमा कॉल कर देती है और बगल में काजल भी बैठी हुई थी। जैसे उसकी पत्नी कॉल करती है तो नंबर देख के शिव पांडे एकदम से घबरा जाता है और जब प्रतिमा अपने पति से पूछती है कि तुम कहाँ पे हो तो शिव पांडे तुरंत ही जवाब देते हुए कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ और फिर फ़ोन का रख देता है, काट देता है। पर कहते हैं ना कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ साफ नज़र आने लगती है। इतनी सी बात कहकर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब काजल को यह शक हो जाती है कि शायद शिव पांडे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि काजल जो कि शिव पांडे पे आंख मुंह के बंद करके भरोसा कर रही थी और उस वक्त से शिव पांडे कुछ भी पूछताछ नहीं करती है। लेकिन जब सुबह होती है तो शिव पांडे जब बाथरूम में चला जाता है तो इधर जब होती है वो काजल अब उसका मोबाइल लेकर चेक करने लगती है और जब मोबाइल की गैलरी को देखती है तो उसके आखिरकार उसकी गैलरी में शिव पांडे और उसकी जो पत्नी और बच्ची होती है उसके कई सारे फ़ोटो रखे हुआ था। और काजल जब उनकी सारी फ़ोटो देखती है तो देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और साथ ही साथ उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। और इधर थोड़ी देर के बाद शिव पांडे जब बाथरूम से बाहर आता है तो काजल उस मोबाइल से सारे फ़ोटोज़ को शिव पांडे को दिखाते हुए कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है।
दरअसल शिव पांडे को जब यह मालूम चलता है कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ, इसीलिए शिव पांडे अब काजल से कुछ झूठ नहीं बोलता है। कहता है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, 5 साल की बच्ची भी है, पर यह भी सत्य है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन काजल उसकी बातों पे अब यह यकीन नहीं करती है। दरअसल काजल को लगता है कि शिव पांडे उसके साथ चीटिंग किया है, इसीलिए अब काजल शिव पांडे से जो होती है लड़ बैठती है और कहती है कि तुम मुझे 1 साल से बीवी की तरह रखे हो, इसीलिए तुम्हारी प्रॉपर्टी से मुझे आधा हिस्सा चाहिए, जो तुम्हारा घर है उसमें से भी आधा हिस्सा चाहिए, और जो तुम्हारी गाड़ी है उससे भी बेचो और उसमें से भी मुझे आधा पैसा चाहिए। काजल जब वह लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है तो शिव पांडे उसे कहता है कि मुझे 15 दिन की मोहलत दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। और इतनी सी बात कह के शिव पांडे वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। और शिव पांडे वहाँ से अपने ऑफिस तो चला जाता है, लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद काजल शिव पांडे के ऑफिस में कॉल करके और उसके घर का एड्रेस ले लेती है और उसी वक्त शिव पांडे के घर पहुँच जाती है। उस वक्त शिव पांडे की पत्नी जो प्रतिभा होती है उसके पास जो मौजूद थी वहीं पर होती है। काजल जब शिव पांडे के घर पर पहुंच जाती है तो उसकी पत्नी प्रतिभा से मुलाकात करती है। तो मुलाकात करने के बाद सारी कहानी उसको पत्नी जो होती है प्रतिभा को बताती है और साथ ही साथ प्रतिभा से कहती है कि आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं आपसे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने पति से बोलो कि जो मुझे 1 साल के लिए इस्तेमाल जो किया है, इसीलिए वह ईमानदारी से मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे दे, वरना मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी, बल्कि मैं उसे घसीट करके कोर्ट तक भी ले जाऊंगी। और यही सारी धमकी देकर वहां से वो वापस चली आती है। और इधर शाम के वक्त शिव पांडे जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी प्रतिभा भी जब वहां अपने पति को आड़े हाथे लेती है और इसी बात को लेकर जब झगड़ा तकरार होता है तो शिव पांडे अपनी पत्नी की पैर पकड़ लेता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे गलती हो गई है, लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगा, छोड़ने के लिए तैयार हूँ हो जाता है। लेकिन प्रतिभा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम जितनी आसानी से काजल को छोड़ने के लिए कह रहे हो, काजल उतनी आसान लड़की नहीं है। जैसे जैसे वह धमकी दे के गई है और वह वैसे वैसे करेगी। इससे पहले कि तुम थाने जाओ, मुकदमा दर्ज कराओ, हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद करो, कोई न कोई तुम रास्ता निकालो। हालांकि वहां पर शिव पांडे की काफ़ी देर तक जो बैठ कर ये सोच विचार करते हैं और तभी प्रतिभा फिर से उसे समझाते हुए कहती है कि एक काम करो, इससे पहले कि वह थाने जाए उसे इस दुनिया से ही हटा दो, क्योंकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब अपनी पत्नी से काजल को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है तो शिव पांडे भी इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जो सुझाव देते हुए कहती है कि काजल को इस तरीके से इस दुनिया से हटाना है कि किसी को लगे ही नहीं कि तुमने काजल की हत्या की है। इसके बाद उसको जो प्रतिभा होती है उसके पति जो शिव पांडे दोनों मिलकर एक सही मौके का इंतज़ार करते हैं और एक प्लान भी तैयार कर लेते हैं। और इसी प्लान के तहत 16 जनवरी 2025 को शाम के वक्त शिव पांडे काजल के जो नंबर होता है उस पर फ़ोन करता है और फिर उसे जो होता है तलाकपुर सर्विस रोड पर बुलाता है और कहता है कि आकर के मुझसे यहाँ मुलाकात करो, मैं इसका रास्ता निकाल चुका हूँ मिलने के लिए। जब वह कहता है काजल भी तैयार हो जाती है और ठीक बताए अनुसार टाइम से उसे उस जगह पर पहुँच जाती है। और इधर शिव पांडे जब अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो लेकर निकल आता है और उसका साथ देने के लिए उसकी पत्नी प्रतिभा भी गाड़ी के अंदर सवार हो जाती है। और इधर काजल वक्त पे पहुंच के शिव पांडे का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन शिव पांडे वक्त पे नहीं पहुंचता है, लेकिन फिर भी काजल उसका इंतज़ार करते रहती है। दरअसल शिव पांडे वहां पर पहुंच हो चुका था, लेकिन वह एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा था जब वहां सड़क काफ़ी सुनसान हो जाए। और आखिरकार जैसे ही वह सड़क सुनसान हो जाती है और शिव पांडे अपनी गाड़ी को काफ़ी तेज़ी से वहां रवाना करता है और इधर काजल भी उसकी गाड़ी के आते हुए देखती है। तो लेकिन काजल यह सोचते हुए खुश होती है कि शायद शिव पांडे उससे बातचीत करने के लिए आ रहा है। लेकिन शिव पांडे जब अपनी गाड़ी को लेकर आता है तो स्पीड में लगातार रोकता नहीं है, बल्कि उतनी ही तेज़ी से काजल को टक्कर मार देता है। और टक्कर इतनी ज़ोर से मारता है कि काजल की जो घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है।
तुरंत अपनी गाड़ी को रोकता है और आनन फानन में काजल के मोबाइल को ले लेता है और फिर उसे स्विच ऑफ करके अपने पास रखने के बाद पति और पत्नी वहां से गाड़ी से वो फरार हो जाते हैं। और घर पे पहुंचने के बाद शिव पांडे अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर पैतृक गांव सुल्तानपुर चला जाता है। वाकई में शिव पांडे जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है और उसके बाद पुलिस शिव पांडे के जो ताहिर पर उसकी पत्नी प्रतिभा को भी गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद जब अदालत में पेश करती है तो जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये जो पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को दिल को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना कि इस तरह की जो घटनाएं जो होती हैं आजकल आप सभी के आसपास